चलिए हिंदी में क्या पढ़ लेते हैं, समास पढ़ लेते हैं। समास का अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। या होता है संक्षेपीकरण, या होता है संक्षिप्तीकरण। तीन बातें होती हैं। संक्षेपीकरण लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं संक्षिप्तीकरण लिख सकते हैं। तीनों में से कोई आपको याद होना चाहिए। संक्षिप्तीकरण भी हो सकता है। किसका संक्षिप्तीकरण? तो शब्दों। किसका होता है? शब्दों का होता है। या बना, इसमें जो समास में संधि की बात करेंगे, ये समास जो बना है वह दो शब्दों का मेल, सम धन अस, समधन अस होता है। यह दो इसमें संधि है। क्या है? संधि, व्यंजन संधि है, समधन अस है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। अस मतलब होता है फेंकना। अस मतलब क्या होता है? फेंकना। सम मतलब समान। क्या करना? समान रूप में सबको क्या करना? फेंक देना। फेंकने का मतलब दो रूपों में अलग कर देना। तो समधन अस होता है, समधन अस होता है। दो इनका संधि विच्छेद जो होगा समास का। इसका अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण और संक्षिप्तीकरण। मतलब दो शब्दों को संक्षेप में लिखकर, या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिख देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। उसी समास को या उसी शब्द को समासिक पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक पद कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परिभाषा अगर लिखेंगे इसमें, तो दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षेपीकरण, शब्दों के संक्षेपीकरण क्या कहलाता है? समास। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और इसी समासिक पद को क्या कहते हैं? समास पद को समासिक पद कहते हैं। इसी समास पद को क्या कहा जाता है? समासिक पद कहा जाता है। समासिक पद कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। जैसे में अगर देखना चाहेंगे, रसोई घर। जैसे क्या है? रसोई घर। अब रसोई घर में एक रसोई पद है और एक क्या है? और यह दो शब्द मिलकर बन गया रसोई घर, तो यह है समासिक पद। यह क्या आपका है? सामासिक पद है। यानी समास है तो क्या? समासिक पद। अगर इसको अलग अलग तोड़ दे, लिख दे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए क्या हो जाएगा? घर। अब बताइए, रसोई अलग, घर, इसे कहा जाता है विग्रह समास। इसका नाम पड़ जाता है समास विग्रह। समास यानी समासिक पद को उनके दो पदों में तोड़ देना, उनके दो पदों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। विग्रह मतलब अलग कर देना। तो रसोई को अलग कर दिए, घर को अलग कर दिए। आज जब इनमें से हम उनके विभक्ति या प्रत्यय का लोप कर देते हैं, उनके विभक्ति या प्रत्यय का लोप करके हम शब्द बना देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? समासिक। तो एक बात भी प्रश्न में पूछता है, समास में किसका लोप होता है? तो या तो विभक्ति का, या तो प्रत्यय का। या तो विभक्ति का या तो प्रत्यय का लोप होता है। लोप होकर बन जाता है समासिक पद, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या अलग से लिखाना पड़ेगा समास विग्रह? नहीं, समासिक पद का अलग तोड़कर टुकड़ों में कर देना या अलग अलग कर देना, ये क्या कहलाता है? समासिक समास विग्रह कहलाता है। और समास विग्रह में प्रत्यय या विभक्ति का लोप कर देना और उसे एक पद में लिख देना, वह क्या कहलाता है? समासिक पद कहलाता है। कोई दिक्कत है?
इसमें दो पद होते हैं, कम से कम कितने पद होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। तो समास में दो पद होते हैं, कम से कम दो पद तो रहेंगे। तो समास में दो पद होते हैं, कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक पद को कहा जाता है पूर्व पद, क्या कहते हैं? और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। एक पद को कहा जाता है पूर्व पद, दूसरे पद को पूर्व पद को प्रथम पद भी कहा जाता है और उत्तर पद को द्वितीय पद या अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद कहिए या द्वितीय पद कहिए। देखिए गौण और प्रधान में तो अंतर है भाई। गौण द्वितीय भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है, प्रथम प्रधान भी हो सकता है और द्वितीय भी प्रधान हो सकता है, वो तो अलग होता है। प्रधान का मतलब है जिसका प्रभाव अर्थात जो कार्य करता हो, जिसके वो पद का पढ़ा जाता हो, जिसके प्रभाव से वो पद पढ़ा जाता हो वो प्रधान कहलाता है, और जिसका प्रभाव न हो क्या कहलाता है? गौण कहलाता है। वो बात अलग है, अभी पढ़ेंगे, पहले इसको जानिए। इसमें दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को, अब पहले पद को प्रथम पद, दूसरे पद को अंतिम पद या तो द्वितीय पद कहते। तो कम से कम समास में कितने पद होंगे भाई? दो पद होंगे। कोई दिक्कत है? यहां तक नोट हो गया? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में जानेंगे कि समास क्या होता है, समास के भेद। समास के भेद, तो समास के भेद कितने होते हैं भैया? देखिए मुख्य रूप से 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? आप कुल भेद की बात करेंगे तो 6। कुल भेद कितने होंगे? 6। ध्यान रखिए एग्जाम में क्या कहता समास के भेद। अगर ऑप्शन में 4 है तो 4 लगाइएगा, ऑप्शन में 4 है तो क्या लगेगा? अगर समास के कुल भेद पूछेगा तो 6 लगाइएगा, क्योंकि 2 उसके उपभेद है। तो उसके क्या है? उपभेद है ना। तो समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपका होता है अव्ययीय भाव। क्या होता है? अव्ययी भाव। चलिए इसमें से भेद पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 हो गया। 2 में आपका क्या हो जाएगा? तत् पुरुष हो जाएगा। 3 में क्या हो जाएगा आपका? क्या हुआ? द्वंद्व समास कि बहुब्रीहि समास? दोनों हो गया द्वंद्व समास। और अंत में क्या लिख देते हैं? बहुब्रीहि। सब पे भारी ना, ठीक है, सब पे भारी कर लीजिएगा भैया बहुब्रीहि। अभी पढ़ेंगे बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास होता है, ये सब पे भारी होते हैं। सब पे क्या होते हैं? भारी होते। वैसे भी जानते ही हैं घर में बहू क्या होती है? सब पे भारी होती, नहीं भारी होती जी। अरे लाने में भी भारी, घर आ गई तब भी भारी है, बहू घर में कहा जाए तो भारी है तब भी ना। तो इसलिए क्या होता है? सब पे प्रभाव उनका पड़ता है, क्योंकि बहू का प्रभाव सब पे पड़ता है, छोटा बड़ा सब पे। इसलिए बहुब्रीहि सब पे भारी होगा। ये 4 होते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है? 2 भेद और आ जाते हैं तत्पुरुष के। द्वंद्व और कर्मधारय होते, कर्मधार कर्म, और एक हो जाता है दिगु। कौन रहता है? दिगु। यह तत्पुरुष समास में पहले थे। इन्हें किसमें रखा जाता था? पहले तत्पुरुष समास में पढ़ा जाता था, लेकिन अब इन्हें अलग से पढ़ा जाता है। इसलिए कुल समास के कितने भेद हो जाते हैं? अगर पूछ देगा कर्मधारय समास किस समास से निकला हुआ समास है और द्विगु समास किस समास का निकला हुआ है, कभी कभी ऐसा भी कर देता है तत्पुरुष से कर्मधारय निकला है और कर्मधारय से द्विगु भी निकला है। कर्मधारय से क्या निकला है? द्विगु निकला है। कभी कभी ऐसा भी कर देता है। तो यह भी याद रखिएगा। ये कुल मिलाकर कितने समास हो गए? 6 समास हो गए। आ गया?
अब हम समास को पढ़ेंगे। समास का मतलब समझ में आ गया, समास के बारे में समझ में आ गया। हाँ, इनकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। अव्ययी का मतलब होता है अ मतलब नहीं, व्यय मतलब व्यय, जो व्यय न होने वाला, जो व्यय न होने वाला उसे अव्यय। अव्यय किसे? शब्द को, ऐसा शब्द जिसका खंडन न किया जा सके, तोड़ा न जा सके दो टुकड़ों में, या लिंग वचन कारक के आधार पर बदला न जा सके, उसे क्या कहते हैं? अव्यय का। जैसे यदि, यदि को बदल देंगे, यथा को बदल लेंगे, सिक बदल लेंगे, अपि को बदल लेंगे, इन सबको क्या बदल पाएंगे? यथा का यथी बना लेंगे, यदि का यदि बना यदुआ बना लेंगे, कुछ बनाएंगे नहीं। न बहुवचन में बदलेगा, न कारक में बदलेगा, न तो लिंग में बदलेगा, तो नहीं बदलेगा तो वह क्या होगा? अव्यय। अब जैसे ही जिसके साथ लगेगा, ध्यान रखिए, मूर्ख व्यक्ति को पूरे समाज में अगर एक क्लास में बैठे हैं 20 लोग और उसमें एक व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को लाकर डाल दीजिए, सब क्या बन जाएंगे? मूर्ख ही बन जाएंगे। महान नहीं बनेगा। मूर्ख, अगर महान व्यक्तियों में एक मूर्ख को डाल देंगे वो सबको मूर्ख बना देगा, लेकिन एक सभी मूर्ख व्यक्ति में एक महान को डालेंगे स्वयं वही मूर्ख बन जाएगा। यह अंतर है। बुरा चीज सबको बुरा बना देती है, लेकिन अच्छा चीज सबको अच्छा नहीं बना पाती है। रीजन समझ ले, घर में एक मक्खी गिर जाए दूध में, पूरा दूध क्या हो जाएगा? लेकिन दूध, मक्खी में दूध डाल दीजिए, हैगा नहीं। आप कुछ भी बनाते हैं, खीर है, कुछ भी है, उसमें हमारे खीर बनाते चीनी डालना था, क्या डालना था? चीनी, उसमें मिर्चा पड़ गया, पूरा खत्म हो गया ना। लेकिन क्या हो जाए, खीर बन के तैयार है, अब मिर्चा रखा है, मिर्चा पे खीर डाल दी तो मिर्चा निकल जाएगा, मिर्चा खराब नहीं होगा। लेकिन अगर खीर में मिर्चा पड़ गया तो पूरी खीर फेंक देंगे ना। तो खराब चीजें जिसमें पड़ेगी वो क्या कर देगा? बेकार। तो अव्यय क्या है? खराबी है। वो जिसके साथ लगा ना सबको क्या बना देगा? अव्यय बना देगा। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह क्या करता है? किसी शब्द यानी दूसरे शब्द के साथ क्या करता है? जोड़ देता है। तो बताइए प्रधान किसका हुआ? अव्यय प्रधान हुआ, उसके साथ रहने वाला शब्द प्रधान हुआ, क्योंकि अव्यय ही तो अपना प्रभाव दिखा रहा है। करा हम ही है, हम ही से गिना जाएगा, अर्थात वो पूरे शब्द को क्या बना देता है? अव्यय बना देता है। तो हेडिंग डालेगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है वही अव्यय होता है। और जब प्रथम पद अव्यय होता है तो वही प्रधान भी होता है, क्योंकि उसी की प्रधानता होती है, उसी का प्रभाव होता है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें प्रथम पद, जिसमें प्रथम पद, प्रथम या पूर्व पद लिख सकते हैं ना, पूर्व पद अव्यय। अव्यय, अगर अव्यय है तो वही क्या है? प्रधान पद। क्या है? प्रधान पद है। अव्यय होता है वह क्या कहलाता है? अव्यय होता है तथा द्वितीय पद या उत्तर पद, द्वितीय पद या उत्तर पद संज्ञा। द्वितीय पद या उत्तर पद क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगर पहला प्रधान है तो दूसरा पद कैसा होगा? गौण होगा, या उसी को अप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौण मतलब होता है छोटा, कम प्रभाव वाला, कम प्रभाव वाला। जैसे, हाँ, अब इसके पहचानने के कुछ नियम भी समझ लें कि आप समझे कैसे सही आएगा। देखिए कौन कौन सा अव्यय होता पता नहीं। अव्ययी भाव में पहले उपसर्ग भी आ सकता है। क्या आ सकता है? उपसर्ग भी आ सकता है, या ऐसे शब्द भी आ जा सकते हैं जिसको लिंग वचन कारक के अनुसार बदला नहीं आ सकता। तो किसी समास में
या पहले अगर उपसर्ग आता है तो आप समझ जाइएगा तुरंत वह क्या है, अव्ययी। उपसर्ग में जैसे बे, आ, प्रति, निर, अन, ये सब उपसर्ग है ना, पढ़े है ना, बे, प्रति, अन, है ना, और आ, ये सब क्या है, उपसर्ग है। और जब उपसर्ग है आइए जैसे ही किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे वह क्या बना देंगे, उन्हें अव्यय बना देंगे। क्या बना देंगे, अव्यय बना देंगे। इसलिए वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा सुन लीजिएगा, अभी लिखना है, सुन लीजिए पहले। किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, किसी शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द को दो बार लिखा जाता है तब भी वह अव्यय हो जाता है। जैसे बार बार, धीरे धीरे, रातों रात, है ना, रातों रात, लाभ लाभ, लाभा लाभ, यह सब क्या हो जाता है, दिनों दिन, दो बार ना जी, दिन ही दिन, रात ही रात, दो बार हुआ कि नहीं हुआ, धीरे धीरे, बार बार, बार बार। तो एक शब्द की दो बार आवृत्ति, एक शब्द की कितनी बार आवृत्ति, दो बार आवृत्ति होती है तो वह क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। समझ में आया तीन बातें? तो लिखते चलेंगे, नियम में लिख लीजिए, जैसे भी थोड़ा सा क्या लिख लीजिए, ट्रिक ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ट्रिक ही लिखिए, कॉन्सेप्ट ही लिख लीजिए, लिख लीजिए, ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिए ताकि भूले ना। लिखिए, अव्यय या उपसर्ग, अव्यय शब्द, अव्यय शब्द या उपसर्ग, या उपसर्ग, उपसर्ग में जैसे लिखना चाहे एग्जाम्पल ग्रुप में तो बे, निर, प्रति, आ, प्रति, आ, नी, इत्यादि 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 हो तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, या दूसरा लिख लीजिए, एक शब्द की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है जैसे बार बार, जैसे बार बार, तो यह शब्द क्या हो जाएंगे, या यह समास क्या हो जाएगा, या यह समासिक पद क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नोट कर लीजिए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नोट हो गया? आगे बढ़े, प्लस करें, बढ़ रहे हैं, चलिए जैसे लिखे, अब एग्जाम्पल ग्रुप में लिखते जाइए, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। हम लिखते हैं, इसका एक तरफ डालिएगा समासिक पद और एक तरफ लिख दीजिएगा क्या, समास विग्रह, या समास एक तरफ डाल दीजिए, दूसरी तरफ समास विग्रह, कोई दिक्कत नहीं। भाई समास कोई समासिक पद कर देते हैं, समास, और दूसरे तरफ लिख दीजिए समास विग्रह, कोई दिक्कत नहीं होगी। समास विग्रह, समास में जैसे लिखिए आप, प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब ध्यान से समझिएगा, दिन क्या है आपका, संज्ञा, दिन क्या है, और दिन संज्ञा है, और दिन के पहले जुड़ गया क्या, प्रति, उपसर्ग क्या है। अब जैसे ही प्रति को क्या बदल लेंगे वचन में, किसी लिंग में, प्रति का स्त्रीलिंग बनाइए, प्रति का बहुवचन बनाइए, बना नहीं पाएंगे, प्रति का कारक लगाइए, प्रति में कोई कारक लगाइए, लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, अव्यय। क्या हो जाएगा, अब इसका समास विग्रह कर दीजिए। प्रति मतलब होता है एक, क्या होता है, एक, या प्रत्येक, क्या होता है, तो प्रत्येक में क्या हो जाएगा, रात ही, रात,
दिन है, दिन है, क्या है, दिन है ना, तो दिन ही दिन या दिन दिन, दिन ही दिन या दिन दिन, दिन दिन कर सकते हैं या लिख सकते हैं प्रत्येक दिन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक दिन लिख सकते हैं। आएगा, दिन दिन कर लीजिए या प्रत्येक दिन कर लीजिए, क्या आ जाएगा, समास विग्रह। दूसरा लिखिए, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। आगे लिखिए भर पेट, भर भी उपसर्ग आ गया, देखिए भर पेट, भर पेट हो गया। निर्विवाद, निर्विवाद। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व हो जाएगा। निडर, अभूतपूर्व हो गया, और क्या हो गया, निडर हो गया। अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप। बखूबी, बखूबी हो जाएगा। बेचैन, बेचैन, यहां भी लिख सकते हैं आप, बेचैन। चलिए इसका समास विग्रह कर दीजिए। देख इसमें क्या आ गया, यथा, यथा एक अव्यय है, इसको लिंग वचन कारक में बदला नहीं जा सकता है। जब यथा अव्यय है तो यथा का अर्थ होता है अनुसार, क्या होता है, अनुसार। तो यथा का अर्थ अनुसार होता है, तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार आएगा। तो जहां भी यथा आ जाए उसका अर्थ क्या होता है, अनुसार। इसके समान, इसके निर्देश पर भर पेट, भर मतलब होता है पूरा, तो पेट भर, कोई भी कार्य करेंगे तो पेट भर कर ना, तो पेट भर कर, भर पेट खा लिया बाबू, ठीक कहते हैं, जात हुआ घरे लेकिन भर पेट खा के जाइए, है आजकल यही होता है ना। तो बाबू आज लोग चला के हमसे मिलने से पहले भर पेट खा, उसके बाद मिलते हैं, ठीक ना। बाबू खैला, हाँ हम खा पहले, हम खाली जाए। निर्विवाद, यहाँ लगा उपसर्ग, क्या लगा है, निर लगा, क्या लगा है, निर लगा। तो निर मतलब होता है बिना, अभी कल ही बताया तो उपसर्ग में। निर मतलब क्या होता है, बिना, मतलब बिना विवाद के, बिना विवाद के। तो बिना विवाद का मतलब क्या हो गया, निर्विवाद। अब लगा आपका अगला अभूतपूर्व। अभूत, अभूत मतलब होता है नहीं, क्या होता है, अ मतलब नहीं, अभूत मतलब पहले, भूत मतलब पहले, अपूर्व मतलब बाद में। अभूतपूर्व मतलब एक ही साथ जाएगा, भूतपूर्व मतलब पहले नहीं हुआ, यानी भूतपूर्व मतलब जो पूर्व में नहीं हुआ, जो पूर्व में नहीं, और भूतो लिखा है क्या, भूत में, अ मतलब नहीं, जो भूत में नहीं हुआ हो और पूर्व में नहीं हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। इसको लिख सकते हैं जो पहले नहीं हुआ, जो पहले नहीं हुआ, या जो पूर्व नहीं भूत है, जो पूर्व नहीं भूत है। दो प्रकार से आता है इसका समास विग्रह, जो पूर्व नहीं, जो पूर्व नहीं भूत है, जो पूर्व नहीं भूत है, या जो पहले नहीं हुआ, जो पहले नहीं हुआ। इसका दूसरा लिख सकते हैं जो पहले नहीं हुआ, जो पहले नहीं, लोग कहते हैं इसके अभूतपूर्व कभी कभी हुआ नहीं था, आज हुआ है। ये जो पहले कभी नहीं हुआ वह कार्य आज हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। अगला है निडर। नि मतलब, नि मतलब नहीं ना, बिना, बिना डर के, बिना डर के। अगला क्या है, बिना डर के या बिना डर का, अनुरूप। अनु, अनु क्या है, उपसर्ग ना, अरूप मतलब
जब अनु लग जाए उसका अर्थ भी होता है अनुसार। क्या होता है? यथा लग जाए उसका भी अर्थ अनुसार, अनु लग जाए उसका भी अर्थ क्या होता है? अनुसार। रूप के अनुसार। देखिए कुछ चीजों का अगर आप याद रख रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। अब यह सोचे कि हम जन्म लिए हैं और हम जन्म से कुछ चीजें याद न रखें और पूरा का पूरा खाली कोई से कॉन्सेप्ट पे या ट्रिक पे हो जाएगा, संभव है? संभव नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा। समझा रहे? तो रूप के अनुसार बखूबी, बखूबी, बखूबी का क्या हो जाएगा भाई? ब मतलब बेकार, ब मतलब क्या होता है? बेकार। लेकिन यहाँ बखूबी का अर्थ बेकार नहीं, साथ अच्छा से होता है ना जी। तो खूबी के साथ, जिसमें खूबी होगी वह क्या हो जाएगा? बखूबी, यानी खूबी के साथ, खूबी के साथ होता है बखूबी। ब मतलब यहाँ साथ होता है, यहाँ ब का अर्थ क्या होता है? साथ होता है? तो बखूबी मतलब साथ होता है। जैसे बदनामी होता है ना, तो बदनामी मतलब दामी के साथ, मतलब आप गलत कार्य के उसके साथ है, इसलिए क्या कहता है? बदनामी। उसी तरह होता है बखूबी। क्या होता है? बखूबी। अब लिखे बेचैन, बे मतलब बिना, बिना चैन के, बिना चैन के सोते नहीं। कहते हैं कि चैन की नींद लेंगे बिना चैन के। अब देखिए जैसे कुछ लोग है ना चैन की नींद ले रहे हैं, आराम से पेपर दे के काम खाए और घोड़ा बेच के सो गए, क्या अब इसके बाद कुछ होने वाला नहीं। आप तो सब कुछ पार है, अब अंतिम समय था, हमारा जीवन पार हो गया है, अब यहीं तक हमारा समय था, अब इसके बाद चैन से सोए। समझ में आ रहा है? तो चैन से सोने वाले सोते रह जाएंगे और जो चैन से नहीं सोएगा इस उम्र में वही आगे बढ़ेगा। आपको पता होगा ना, बहुत ऐसे होंगे, एक बार सफल होते, दो बार सफल होते, बार बार सफलता मिलती है। जब आप मेहनत करते हैं उस सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो लगता है कि कुल पढ़ाई उड़ाई से नौकरी वोकरी मिलने वाली नहीं। और ऐसे 90% नहीं 95% लोग हैं, 95% लोग हैं 1 साल 6 महीने 2 साल बस, मैक्सिमम 3 साल, अब उसके बाद थक जाएंगे। पढ़ाई उड़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ना मिली, अब नौकरी वोकरी ना मिली, बेकार। और जो थक गया, क्या सबके लिए बना है क्या? अगर प्रकृति ने सबको एक जैसा बना दे तो सभी लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे? संभव है? इसीलिए बनाता है, किसी में क्षमता कितनी है बस कितना क्षमता को संघर्ष कर सकता है। तो आप अपनी क्षमता को बनाए रखिए। आगे बढ़िए जल्दी से, बेचैन के बाद आ गया। अब हमें एक और लिख लीजिए, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। तो प्रत्युत्तर का क्या हो जाएगा भाई? उत्तर का उत्तर, उत्तर का भाई प्रति उत्तर ना, प्रति मतलब क्या होता है? वही प्रत्येक ना, प्रत्येक उत्तर का उत्तर, तो प्रति उत्तर, प्रत्येक उत्तर का उत्तर ना जी, उत्तर का उत्तर। प्रति उत्तर नहीं कहते हैं उत्तर दिए फिर उसका भी उत्तर देना है, प्रति उत्तर, उत्तर का उत्तर। तो समझ में आ गया आपको? अब भाई हम एक चीज नहीं लिखे हैं जो कोई बोला नहीं है कि सर जी आप सब तो पढ़ा दिए, एक नियम बताए थे कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक भी उदाहरण नहीं लिखे सर जी। ये कौन बोले? रातों रात, दिनों दिन, देखिए रातों रात, दिनों दिन, है ना, दिनों दिन, धीरे धीरे, धीरे धीरे, होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे। एक और आ का भी नहीं लिखे तो उसको भी लिख लीजिए, आ जन्म, आ जन्म, आ वाला भी उपसर्ग नहीं लिखे तो अभी लिख लीजिए, धीरे धीरे, बार बार, बार बार, एकाएक, एकाएक, होता है कि नहीं होता है? लाभो लाभ, लाभालाभ होता है, लाभो लाभ, लाभ ही, समझा रहा है? बना लेंगे नहीं बना लेंगे? लिखिए दिन ही दिन, रात ही रात, लिख लीजिए इसका समास तो
रात ही रात, दिन ही दिन नहीं कहता, रातों रात ही पूरा हमारा गेहुआ चर कर बैला है ना। योगी जी का बैल, योगी जी के बैल है ना, या योगी जी के नंदी गाय है भाई। रातों रात किसी ना किसी खेत का सफाया कर देते हैं। तो रात ही रात में, रात ही रात में, दिन ही दिन में, या दिनों दिन, दिन ही दिन में ना का दिना दिन है, तिलकिया निकल का दिनवा दिन है ना, यानी दिन ही दिन है। धीरे धीरे, धीरे और धीरे ना, धीरे और धीरे, धीरे धीरे, मंद मंद है ना, मंद मंद भी होता है, धीरे धीरे भी होता है, जल्दी जल्दी भी होता है। जल्दी आ जन्म, जन्म तक या जन्म से लेकर, जन्म तक या जन्म से लेकर, जन्म से लेकर या जन्म तक, जन्म से लेकर या जन्म तक। हाँ सर जी, नमस्ते। ठीक, कब तक आओगे वापस? ठीक ठीक, समाप्त। ठीक, चलिए, लगे कि नहीं गया? आगे बार बार, बार बार का मतलब क्या है? लगातार ना। बार बार का मतलब क्या है? लगातार। क्या हुआ? आ रहा है ना, लगातार। एकाएक का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एकाएक। अचानक भी होता है ना, एक एक। फिर क्या है? लाभो लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। यह आपका क्या हो जाएगा? समास विग्रह आ जाएगा। इस प्रकार से आप जल्दी से क्या बना सकते हैं? अव्ययी भाव समास। चलिए, अव्ययी भाव समास के पास पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। आ जाएंगे हम तत्पुरुष समास पे, जल्दी से सीख लेते हैं तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत् का मतलब होता है उसके, अब पुरुष मतलब, पुरुष मतलब देखिए, पुरुष मतलब व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, उस व्यक्ति के समान। क्योंकि विभक्ति किसकी निकलती है? संज्ञा और सर्वनाम। विभक्ति किसकी रखती है? संज्ञा और। तो क्या होता है? विभक्ति के समान, विभक्ति के प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होती ना, तृतीय विभक्ति, तो वही तो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है। तो उसके यानी उस पुरुष के समान, यानी विभक्ति के समान होता है। कैसे होता है समान? तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके होता है, और क्या हो जाता है? पुरुष मतलब पुरुष, अर्थात हो जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान, जिसमें विभक्ति का प्रयोग हो। तो कितनी विभक्ति होती है? कितनी विभक्ति होती है? 7। लेकिन इसमें कर्ता विभक्ति नहीं होती है। कर्ता चला जाता है कर्मधारय में। किसमें चला जाता है? कर्मधारय में। कर्ता मतलब कर्म करने वाला, तो कर्मधारय में चला जाता है। और इसमें कर्म से लेकर जो सप्तमी विभक्ति तक होती है, वहां तक आती है ना। समझ आ रहा है? तो आप इसका पहले परिभाषा लिख लिया जाए, लिख लिया जाए। चलिए देखिए, जिसमें, जिसमें प्रथम पद, जिसमें प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद, जिसमें प्रथम पद गौण, जिसमें प्रथम पद क्या होते हैं? गौण, अद्वितीय पद या उत्तर पद, द्वितीय या उत्तर पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें होता क्या है? प्रथम पद
विशेषण, अद्वितीय पद विशेषण। इसमें लिख लीजिएगा, इसमें प्रथम पद विशेषण, प्रथम पद क्या होता है? विशेषण, अद्वितीय पद विशेषण, द्वितीय पद विशेषण, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद क्या होता है? विशेष्य होता है। अब बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो इसी कारण है विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई। अब विशेषण का मतलब है जिससे बताई जाए। जैसे राम काला है, राम क्या है? तो ये काला क्या कर रहा है? विशेषता को बता रहा है। जो विशेषता को बताता है वह विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? और जिसको बताया जाता है या जिसके बारे में बताया जाता है वह क्या कहलाता है? अगर विशेष नहीं होगा तो विशेषता किस काम की? अगर विशेष नहीं यानी करने वाला नहीं होगा या जिसको बताया जा रहा है वही नहीं है तो विशेषण किस काम का? जैसे मरने के बाद लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी रहना, तो मरने के बाद का विशेषण उसका बता रहे भाई, पहले तो बताना चाहिए था ना, ताकि वह अपने आप को समझ सकते, जान सकते। मरने के बाद बहुत अच्छा आदमी रहना, बहुत बुरा रहे, जहां जाएंगे तो चल गई ना। मरने के बाद भी उसका अब बुराई और बड़ाई करेंगे नहीं ना। तो मरने के बाद बुराई और बड़ाई मत करिए। जैसे कुछ नेता लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मरने के बाद बुराई और बड़ाई करते हैं। मरने के बाद उनके अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाइए। अब उनकी बुराई मत, ई ना कैले हो तो अरे जो करे तो कर चुके। अब तो आप सुधार दीजिए। आप भी तो उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या मतलब उनके और आप में फर्क है? नहीं। तो मरने के बाद मत बताइए जी नहीं, यानी विशेष से हो, विशेष हो तब तो उस विशेषता का महत्व है। अगर विशेष नहीं तो उस विशेषता का महत्व नहीं है। तो विशेष से इसलिए कौन प्रधान होता है? विशेष से होता है। लेकिन द्वितीय पद क्या होता है? अर्थात विशेष से प्रधान होता है, विशेषण प्रधान नहीं हो सकता। समझ आ गया? इसमें यह तत्पुरुष 7 प्रकार का होता है। कितना? 6। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है तत्पुरुष। इसके कुछ उपभेद भी होते हैं। तत्पुरुष के कुछ उपभेद भी होते हैं, पहले भेद पढ़ेंगे। तो भेद में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे में तो नहीं लिखे, उसी में जैसे लिख लेंगे चल जाएगा ना। उसी में चल जाएगा नहीं चल जाएगा? इसके भेद यही लिख देते हैं 6, 60 में काम चल जाएगा। तो भेद कितने होते हैं? 6। पहला लिखेंगे आप कर्म तत्पुरुष। कर्म, अब हम बार बार तत्पुरुष नहीं लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, जान जाएंगे। इसी कर्म को एक और नाम डालते हैं भाई, द्वितीया विभक्ति। कौन सा लिखते हैं? तो द्वितीया तत्पुरुष कहा जाता है। कौन सा तत्पुरुष कहा जाता है? द्वितीया तत्पुरुष कहते हैं। क्योंकि कर्म जो होता है, कर्म कारक जो होता है वह द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए क्या कहते हैं? द्वितीया तत्पुरुष भी कहते हैं। दूसरा इसका क्या होता है भाई, बताएगा कोई जल्दी से? करण होता है, या कर्ण को कहा जाता है तृतीया तत्पुरुष। चौथा क्या होता है? तीसरा संप्रदान, या इसी को चतुर्थी कहते हैं ना। चतुर्थी गलत लिख दिए, चतुर्थी होता है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? अपादान। क्या होता है? या इसी को पंचमी विभक्ति कहते हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा? अपादान ना जी, अपदान लिखा गया है, अपादान। अब इसके बाद क्या? अपादान के बाद अब बोलो नहीं पढ़े हैं? संबंध। संबंध में क्या हो जाएगा भाई? षष्ठी ना। और अंतिम एक होता है भाई आपका अधि।
करण, और अधिकरण को कहा जाता है सप्तमीय विभक्ति, इसलिए सप्तमीय तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? सप्तमीय तत्पुरुष। आ गया? आया कि नहीं? अब बताइएगा, पढ़े हैं आप लोग, कभी ना कभी जरूर पढ़े हैं, यहाँ पढ़े होंगे तो भी पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं? कर्म तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या होता है भाई? क्या होता है? तो बताइए, अगर को होता है तो समासिक पद बनाते समय कौन सा लोप होगा? को विभक्ति का लोप होगा। किसका लोप होगा? अब बताइए, इसमें जो विशेष आएगा वह कैसा होगा? कैसा होगा? कर्म होगा ना जी। क्या होगा? कर्म होगा ना। यानी क्या होगा भाई? विशेष होगा तो कैसा होगा? कर्म। जैसे चिड़िया मार, तो चिड़िया को मारने तो वाला क्या है? विशेष है ना। चिड़िया को मारने वाला क्या है? विशेष है ना। उसकी विशेषता को कौन बता रहा है? को ना। अगर को नहीं होता चिड़िया से कैसे बता? चिड़िया को मारने वाला, यानी मारने वाला क्या है? विशेष है। आज चिड़िया जो मार रहा है, अगर चिड़िया को नहीं मारता उसकी विशेषता बताने वाला नहीं मिलता। कर्ण में कौन सा चिन्ह लगता है भाई? से, लेकिन किस अर्थ में? से के, इसमें कौन सा लोप हो जाएगा? से और के संप्रदान में को, लेकिन क्या के लिए ना, को और के लिए के अर्थ में होता है अपादान। से लेकिन किस में? अलगाव का लोप हो जाएगा संबंध में। का की के रा री रे नानी ने का लोप होता है। जबकि अधिकरण में पय का भी हो जाता, अगर कहीं कहीं आ जाता तो पय का प्रयोग तो कम होता है। तो में पय पर का इन विभक्तियों का क्या हो जाएगा? समास बनाते समय लोप हो जाएगा, और समास विग्रह करते समय यही आ जाएगी। तो तत्पुरुष पहचानना आसान है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या करता है, ये नहीं पूछता है, लगभग बहुत कम चांस होता है इसमें कौन सा अपादान तत्पुरुष की, संबंध तत्पुरुष की, अधिकरण तत्पुरुष, बहुत कम पूछता है। खाली लिख देगा इसमें कौन सा समास। तो अगर केवल तत्पुरुष है तो केवल क्या लिखेगा? जैसे उसमें समास विग्रह में दिख जाए को, जैसे दिख जाए से, जैसे दिख जाए के लिए, जैसे दिख जाए का की के में पर, तो आप क्या बता दीजिएगा? तत्पुरुष समास। क्या समास है? अब हम पहले पढ़ेंगे क्या, ये बता दे रहे हैं। अब कभी आपके एग्जाम में अंदर जाकर भाव चेंज करके पूछे कि कर्म तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसी बैठ पर जाइएगा। अरे भाई, जब तत्पुरुष उसके दादा या पापा, तो उसके 6 लड़के न जी, तो उसके पापा का जो पद प्रधान, उसके पुत्र का भी वही पद। तो उसके पापा का अगर उत्तर पद प्रधान, तो उसके भी उत्तर पद प्रधान। यहीं से लिंक बता दे, यहीं से लिंक को समझेंगे ना, तो कर्मधारय भी निकला है, तत्पुरुष से अद्युग भी निकला है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? उत्तर पद ही प्रधान होते हैं। समझ में आ गया? उत्तर पद ही। अब बस यही दो ऐसे समास भी हैं जिसके पद प्रधानता की बात होती है। द्वंद्व में दोनों प्रधान, कर्म बहुव्रीहि में कोई प्रधान नहीं होता है। बस इसी में संशय होता है। याद रखिए, तत्पुरुष में उत्तर, तत् मतलब उसके मतलब उत्तर, तत् मतलब उसके तो उत्तर, अव्यय मतलब मतलब आगे मतलब पहला पद आ जाएगा। तो जैसे भी जल्दी से लिखिए, समय तो नहीं है, लिख दिया जाए। आज क्लास यही रोक दिया जाए। आज क्लास यही रोकेंगे, कल इसके आगे बढ़ जाएंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं, ठीक है।